शुक्रिया शुक्रिया। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूं भाई काशी प्रजा जी का और उनके तमाम साथियों का, जिन लोगों ने प्रयास किया कि वो आवाजें जो हक और अधिकार के लिए उठती हैं उनको इकट्ठा किया जाए। मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं उनकी पूरी टीम का कि उन्होंने एक अच्छा प्रयास किया, हमें अवसर दिया यहां आने का और अपनी बात रखने का। और जो संचालक साथी अभी वो कह रहे थे मजमे को लेके, तो मैं बस उनसे ये कहता हूं कि जंग में कागजी अपदाद से क्या होता है, जंग में कागजी अपदाद से क्या होता है, हौसले लड़ते हैं तादाद से क्या होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन हमारे सब लोग जाग जाएंगे उस दिन शायद मजबूर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी जितने जागे हैं उतने प्रयास कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया के साथ यहाँ मंच पर तशरीफ फरमा हमारे तमाम सम्मानित साथी जो पूरे मुल्क में अन्याय अत्याचार हक अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आवाम को तैयार कर रहे हैं। मैं दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि वो सब यहां मौजूद हैं। वो कौम के भी रहबर हैं और हमारे भी सरपरस्त हैं, क्योंकि मेरे सामने समय की समस्या है। मेरे दिल में तो बड़ी इच्छा थी कि आपके साथ लंबे समय तक रहूं, लेकिन समय और समस्याओं के कारण मुझे अपनी बात रख के यहां से जाना पड़ेगा। बस मैं अपने कम समय में ये कहना चाहता हूं कि मैं उस हक की उस हर लड़ाई में, जैसे आप दुआ में कहते हैं ना कि आपकी जाए दुआएं कबूल हो, मैं हक की हर एक लड़ाई में आपके साथ हूं और खून का कतरा भी देने के लिए तैयार हूं, कभी कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। बस अपने नौजवान साथियों से दरखास्त करता हूं कि मेरे जाने के बाद वो अपनी कुर्सियां ना छोड़े, वो यहीं डट कर मेरे जाने के बाद जो लोग हमारे सम्मानित मजमे से खिताब करेंगे उनको सुने, सिर्फ सुने नहीं उनकी बातों पर अमल करें और जो वो दिल से चाहते हैं उसको करके दिखाएं। यही आज के मुल्क के जो हालात है उसमें करने की जरूरत है। और यही आपका प्यार होगा कि अगर आप अपनी कुर्सी पे मेरे जाने के बाद डटे रहते हैं तो मेरा प्यार और मजबूत हो जाएगा झारखंड के प्रति, जमशेदपुर के प्रति, कि उन्होंने मुझे मेरी बात को माना। सम्मानित साथियों, मुल्क के हालात आज बहुत खराब और हालात मुर्गों जैसी जो पकड़ा जाता है वही चिल्लाता फड़फड़ाता, बाकी लोग तमाशा देखते रहते हैं। क्योंकि हम एक बड़े आंदोलन को, एक बड़े लक्ष्य को हासिल करने की तरफ निकले हैं, मगर हमारे लोगों को लगता है कि वो आसानी से मिल जाएगा। तो मांगने से सिर्फ भीख मिलते, अधिकार छीनने पड़ते हैं और जिनको छीनना है उनको अपने अंदर ताकत बनानी पड़ेगी और ताकत एकता से बनेगी, इत्तेहाद से बनेगी। और इस एकता का प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि हमेशा से इस लोकतंत्र में जब से भारत आजाद हुआ तब से ठगे गए लोग और उससे पहले से ठगे आते लोग, हमारे यहाँ कहावत है कि आजमाए हुए को आजमाना नहीं चाहिए। जिनको आप आजमा चुके उनको आजमाना बंद कीजिए और जो लोग लड़ते हैं, लड़ना चाहते हैं, लड़ने का हौसला रखते हैं, उनका साथ दीजिए। अगर इस बात को आप अपने दिल में जगह दे दो तो मैं कहता हूं कि इनकलाब में कोई देर नहीं है। देश के अंदर एक ऐसा इनकलाब आएगा कि हर जालिम को जवाब मिलेगा। और मैं राहत इंदौरी साहब की कुछ लाइन लिख के लाया हूं, क्योंकि मैं तो एक सिपाही हूं, वो एक शायर थे, मैं एक सिपाही हूं, लेकिन उनकी वो लाइन आज के नाजुक हालात पे बड़ी फिट बैठती है और मेरी इच्छा है कि वो लाइनें मैं आपके सामने जरूर रखूं। और मेरे दिल से ये
इच्छा थी कि मैं उन लाइनों को आपको जरूर सुनाऊं। गौर कीजिएगा, अभी तो गनीमत है सब्र मेरा, अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं। वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उसे कहो मैं मरा नहीं। वो कह रहा है, ये गौर करना, और ये सच है कि वो कह रहा है कुछ दिनों में मिटाकर रख दूंगा नस्ल तेरी। वो कह रहा है कि कुछ दिनों में मिटाकर रख दूंगा नस्ल तेरी। है उसकी आदत, है उसकी आदत, डरा रहा है मेरी फितरत, डरा नहीं हूं। ना कल डरे, ना आज डरे और ना डरेंगे। ये मुल्क हमारा, और इस मुल्क में हम स्वाभिमान सम्मान के साथ जिएंगे, हक अधिकार के साथ जिएंगे। मैं समझता हूं कि आज हालात हमारे फेवर में नहीं है, लेकिन हमेशा हालात ऐसे नहीं रहेंगे। जिस दिन हमारे लोग दुश्मन को समझ जाएंगे, दोस्त को समझ जाएंगे और अपनी जिम्मेदारी को समझ जाएंगे, जिस दिन वो लोग हक अधिकार के लिए लड़ने के लिए आ जाएंगे, मैदान में उतरेंगे, तो मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि दुश्मन में इतनी हिम्मत नहीं कि वो हमारे सामने खड़ा हो जाए। वो भाग खड़ा होगा, वो पीछे से वार करता है, वो धोखे से वार करता है। मैं अपने भीम आर्मी के नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं, जमाना तुम्हारी तरफ देख रहा है, तुम्हारे कंधों में बहुत बड़ी जिम्मेदारी। एक तरफ बांटने वाले लोग हैं, एक तरफ जोड़ने वाले लोग हैं। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि झारखंड में जो एकता होनी चाहिए थी बहुत दिन पहले, जो नहीं बन पाई, जो धर्म जाति के नाम पे बांट के दुश्मन राज कर रहा है, उसको जवाब देने का समय आ गया। ऐसे हालातों में, नाजुक हालातों में लोग उम्मीद करते हैं कि लोग खड़े हों और बाएं फैला के अपने भाइयों का इस्तकबाल करें, स्वागत करें और एकता बना के एक दूसरे के हाथ पकड़ के साबित करें कि अब हम इनकी बातों में नहीं आने वाले। मैं ये कहना चाहता हूं पूरी जिम्मेदारी से, मेरा तजुर्बा है, मैंने पढ़ा इतिहास को कि मुल्क में कभी दंगे नहीं होते। मैं दंगों का जिक्र नहीं करना चाहता क्योंकि ये एक षड्यंत्र है। दंगे इसलिए कराए जाते हैं कि जो कौम तरक्की करना चाहती है वो तरक्की से ध्यान हटा के दंगों की तरफ, अपनी सुरक्षा की तरफ सोचती रहे। और दंगे हमेशा ये नेता कराते हैं जिनको दंगों से फायदा होता है। हमें बच के कभी फायदा नहीं हो सकता है, हमें जुड़ के फायदा हो सकता है। ये जमहूरियत है, जिनका वोट है उनका राज होना चाहिए, मगर जिनका वो वोट है उनके हाथ ऐसे फैले हुए। ये दंगे इसलिए कराए जाते हैं कि जिससे नफरत बढ़ती रहे और नफरत के शिकार हम लोग होते रहे। हमें समझना पड़ेगा। और जिस दिन मेरी समझ में आ, मुझको हजरत मौलाना सज्जन नोमानी साहब जैसे लोगों ने समझाया और बताया कि ये इनके सबके पीछे कौन है, मेरी समझ में आया तो मैंने समझाना शुरू किया। आज हालात ऐसी है कि आज हमारे लोग नहीं लड़ रहे हैं एक दूसरे से। आज उनको समझ आया कि भाई कौन है और दुश्मन कौन है। इस बात को आगे बढ़ाने की देर है और दुश्मन के किसी भी साजिश में, उसके किसी भी झूठी बातों में आने की ना देर। अब उनकी बातों में ना आके अपनी हक अधिकार की लड़ाई को आगे बढ़ाना। मेरे साथियों ने बताया, कहा गया यहाँ विपक्ष की सरकार है। मुझे भी लगा अच्छा कि विपक्ष की सरकार है, यहाँ तो मेरे लोगों के हालात बड़े अच्छे होंगे। लेकिन जब मॉब लिंचिंग का डाटा देखा जाता है तो एहसास होता है कि वो जो केंद्र में सरकार बैठी और यहाँ की सरकार में के कारनामों में कुछ ज्यादा फर्क नहीं। इस सच्चाई को कहना पड़ेगा। मैं अपनी जबान पे ताला नहीं लगा सकता हूँ। मैं गुलाम नहीं हूँ किसी का, और ना ही मैं किसी से जो है मैं किसी के आगे झुकना पसंद करता हूँ। सच कहूंगा, और सच ये है कि यहाँ की सरकार भी हमें कीड़े मकोड़े समझ रही है। उन्होंने जो वादे किए
लोकतंत्र में इस चुनाव से पहले कि हम ये करेंगे, आज उन पे वो काबिल नहीं है। मैं यहाँ की सरकार को भी कह रहा हूँ कि वो अपने अंदर बदलाव करें, वो अपने वादों को, जो वादे उन्होंने किए थे आवाम से, उन पे खरा उतरे, वरना उस सरकार का भी सामना करना पड़ा तो सरकार का भी सामना करेंगे, अपने लोगों की आवाज को दबने नहीं देंगे। एक बहुत बड़ी घटना पे आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं, यहाँ की छोड़ दो, यहाँ के साथियों ने कल रात से बताया कि परमिशन नहीं दे रहे थे, तो मैंने उनसे कहा कि देखो एक पक्षी सरकार है जो परमिशन नहीं देती। यहाँ जो बैनर पोस्टर लगाए गए थे उनको फाड़ दिया गया, तो हमने कहा कि उनको बैनर फाड़ने दो, हम उनके घमंड जो है वो फाड़ देंगे, जो घमंड अपने दिल में रखे हुए हैं। हमारा भाईचारा जिंदाबाद था और जिंदाबाद है, लेकिन साथियों मैं जो इस मंच से कह रहा हूं उस पर अमल होना चाहिए। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पर जो कैप थी, आपके एजेंडे में सबसे पहला मसला आपने रखा है कि ईडब्ल्यूएस का आरक्षण खत्म होना चाहिए। ये गलत है, वास्तविकता में गलत। लेकिन भारत के सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने उसको मान्यता दी और कहा कि आज हमने 50% की कैप खत्म कर दी है। मैं इस मंच से कहना चाहता हूं कि मुल्क की तरक्की, मुल्क में रहने वालों की तरक्की, इस आवाम की तरक्की तब होगी जब इस आवाम के लोगों को हक अधिकार मिलेंगे, जब इस आवाम के लोगों को नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा, जमीन मिलेगी, आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे, तब जो है इनके हालात बदलेंगे। तो मैं मानता हूं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। संख्या के आधार पर आरक्षण इस देश में अब लागू होने का समय आ चुका है। चाहे वो मुसलमान की आबादी हो, चाहे वो सिख की आबादी हो, चाहे वो जैन की आबादी हो, चाहे वो दलित की आबादी हो, चाहे वो पिछड़े वर्ग की आबादी हो जिनकी 52% आबादी और झुंझुना 27% का वो भी पूरा नहीं मिलता, उसको लेके घूम रहे हैं। और इसके लिए जरूरत है कि मुल्क में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। जब जातिगत जनगणना होगी तभी पर्दा खुलेगा कि किसकी कितनी संख्या और किसको मिला क्या देश में। आज हमें इस मुल्क में आजाद हुए 70 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन अगर जातिगत जनगणना होकर आंकड़े बाहर आएंगे तो पता लगेगा कि हम पे कितने रोजगार, कितनी नौकरियां, कितनी जमीन है, कितना बिजनेस है, कितनी हिस्सेदारी हमें मिली है हमारे मुल्क में। देश आजाद हुआ, कमजोर कमजोर रह गया, गरीब गरीब रह गया। जिन पे सामाजिक, आर्थिक, जो ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर है उसके आधार पर जिनको अधिकारों से, पढ़ाई से, अवसरों से वंचित रखा गया, वो इसी हालात में पड़े रहे। और आज भी इसी हालात में कुछ लोगों के भरोसे, जिनको रहबरे कहते हैं, कि उन रहबरों के भरोसे वो जिंदगी बदलेंगे। कोई रहबर जिंदगी नहीं बदलेगा आपकी अगर आप अपनी लड़ाई नहीं लड़ोगे। मैं आपसे अपील करता हूं कि समय आ चुका है, उठ खड़े हो, इंतजार मत करो। ये हक अधिकार का समय है, ये अपने आने वाली पीढ़ियों को जवाब देने का समय है। अगर आज हम लोग चूक गए और मुल्क के आईन, मुल्क के संविधान पे जो खतरा मंडरा रहा है, अगर वो खतरा और मजबूत हुआ तो कल आने वाली पीढ़ी आपसे मुझसे हिसाब मांगेगी। मैं इस्लाम के मानने वाले लोगों से भी कहना चाहता हूं कि इस मुल्क का पूरे दुनिया में एक ऐसा मुल्क जो सबको बराबर का अधिकार देता है, जिसका संविधान, आज उस संविधान को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। आज हमें एकता बनाने की जरूरत है। जानवर भी समझते हैं, ये जो सम्मानित साथी बैठे हुए हैं ये गौर करें, जानवर भी समझते हैं कि जब आग लगी हो जंगल में तो सबको एकजुट हो जाना चाहिए, लेकिन आवाम नहीं समझ रही है। क्योंकि जो लोग खुद अपने निजी स्वार्थों में बांट के रखना चाहते हैं उनको भी जवाब देना पड़ेगा हमारे साथ साथ कि जब इस मुल्क में हमारे हक अधिकार, हमारा सम्मान, स्वाभिमान दांव पे लग गया था, तब हमारे रहबर क्या करे थे जिनको कौम ने रहबर माना। तो जितनी जिम्मेदारी मेरी है उतनी आप सब लोगों की और उतनी इन सब लोगों की कि हम एक यूनाइट हो। इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान, जैन, सिख, बौद्ध एकजुट भाईचारा बनाए और मिलकर अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़े। संविधान ने तो बहुत कुछ दिया है। संविधान ने अनुसूची 5 दी, इस देश के जल, जंगल, जमीन पे आदिवासी को हक दिया, लेकिन जितनी जमीन वो तैयार करता है वो लूट लेती है सरकारें, और वो बेबस हो जाता है और अपने हक की आवाज उठा तो नक्सली कह के मारा जाता है। ये है मुल्क में हमें मिला है जो।
अगर हम अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं तो झूठे मुकदमे, सीबीआई, ईडी की रेड और तमाम तरह के प्रयास करके हमें रोका जाता है। नहीं रुकेंगे, बिल्कुल नहीं रुकेंगे। और तब तक नहीं रुकेंगे जब तक इस गैर बराबरी को उखाड़ के नहीं फेंक देते, जब तक हम लोग आवाम में क्रांति नहीं पैदा करते थे। जैसे हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, जैसे इनके खिलाफ भी लड़ेंगे और इनको भी जवाब देंगे, क्योंकि हमें आज हमसे उम्मीदें की जाती हैं, उन उम्मीदों पे खरे उतरना है। और मैं सरकार से मांग करता हूं, यहां आईबी इंटेलिजेंस के लोग होंगे, एलआईयू के लोग होंगे, पुलिस के लोग होंगे, कहना वजीर आजम से, वजीर आजम ही हुए ना, है मुख्यमंत्री, कहना मुख्यमंत्री से कि मॉब लिंचिंग पे 2 महीने के अंदर कानून पास करो, और नहीं करोगे तो फिर करेंगे तुम्हारा भी सामना रांची के मैदान में। आप तैयार हैं? हक की लड़ाई में किसी के लिए कोई समझौता नहीं। आपने वादा किया था मेरे लोगों से, जो भाजपा की सरकार में मॉब लिंचिंग होती है वही यहाँ आपकी सरकार में हो रही, फिर आपका क्या फायदा, मुझे बताइए। हटा देंगे। अगर नहीं सुधरोगे तो आपके सामने भी लड़ेंगे संवैधानिक रूप से, लेकिन जवाब देना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी, आपने जो वादे किए थे कि हम करेंगे, और हम करेंगे, कब करेंगे? बीच में भी आपकी सरकार से डावाडोल हो रही थी, आपके कर्मों की वजह से। हमारे लोगों ने तो पूरा इंतजाम किया था कि आप बैठे रहें कुर्सी पे। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे जो मुद्दे यहाँ की इस अधिकार रैली ने रखे हैं, उनको आप अपने जहन से अपने साथियों के साथ मिलकर उनको अमल में लाएं और उन पे कुछ अच्छा करके दिखाएं। और आपसे कहना चाहता हूं, मैं तो नाउम्मीद हूं इन लोगों से। उसका कारण है कि हमेशा ठगे गए और फिर उम्मीद करके बैठते, फिर ठगे जाते हैं। तो मैं नाउम्मीद उन लोगों से हूं, लेकिन आपसे नहीं। आपसे कहना चाहता हूं कि इस लड़ाई में अब समय आ चुका है एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ने का। और मैं निराश नहीं करूंगा आपको, मेरा वादा है। मैं यहां समाज से वादा कर रहा हूं, निराश नहीं करूंगा। आप 1 कदम चलोगे तो 100 कदम चलूंगा, आप 100 कदम चलोगे तो 1 लाख कदम चलूंगा, और आप नहीं भी चलोगे तो भी जब आपकी तरफ कोई आंख उठेगी उसको जवाब देने के लिए आपका भाई आपके साथ खड़ा रहेगा पूरी जिम्मेदारी के साथ। बस अमल में लाइए और अपनी जिम्मेदारी को समझिए। समय किसी के लिए नहीं रुकेगा, ना मेरे लिए ना आपके लिए। कल हम सबको जाना है, ये निजाम जो आया है उसको जाना है, लेकिन दुनिया क्यों याद रखे आपको, मुझे बताओ। यहाँ इंसान भी पैदा होते हैं और जानवर भी पैदा होते हैं, लोग अपने लिए भी जीते हैं। याद उसको किया जाता है जो दूसरों के लिए जीता है। तो दूसरों के लिए यानी कि दूसरे भी, वो दूसरों में भी अपने जो उम्मीद करके बैठे कोई हमारे लिए लड़ेगा, कोई बोलेगा। ऐसे हालातों में एक शायरी हमारे साथी अधूरी छोड़ गए हैं, उस शायरी को भी पूरा कर देता हूं कि ये सूरज चांद सितारे मेरे साथ में रहे, ये सूरज चांद सितारे मेरे साथ में रहे, जब तक आपके हाथ मेरे हाथ में रहे, और साथ से टूटकर गिर जाए वो पत्ते नहीं है हम, आंधियों से कह दो औकात में रहे। ये अभी मेरी गाड़ी पे 2 दिन पहले एक जगह हमला किया गया, उनको लगता है डर जाऊंगा। याद कर रखना कि डर जाऊंगा तो मर जाऊंगा। आजाद जिया हूं, आजाद मरूंगा। ये मुल्क मेरा है, और इस मुल्क की तरक्की के लिए, इस मुल्क में रहने वाले अपने लोगों के लिए अगर कोई कीमत चुकानी पड़ी तो तैयार हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय जोहार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। वापिस आओ, वापिस। देखो, जब तक नहीं जाऊंगा, मेरी फ्लाइट ही तो छूटेगी जब तक आप लोग अपनी कुर्सियों पे नहीं आओगे। जो वादा खिलाफी होगी फिर मोहब्बत टूट जाएगी। वापिस आइए, आज यही मोहब्बत है, यही दिखानी है। आप सब लोग वापिस आइए, वापिस अपनी जगह पे। अगर आप नहीं आएंगे तो मैं नहीं जाऊंगा, मेरा नुकसान होगा तो आप देख लो। मैं जबान का बड़ा पाबंद हूं और वो इतनी ही करता हूं जितनी कर सकता हूं। वापिस आइए अपनी जगहों पे।
जब तक हमारे बड़े यहां नहीं बोलेंगे, जब तक ये मजमा समाप्त नहीं होगा, तब तक आप अपनी कुर्सियां नहीं छोड़ोगे। चलो अपनी अपनी कुर्सियों पे वापस। मेरा अनुभव है, मुझे पता है ना, तुम लोग मेरे जाने के बाद इधर उधर हो जाते हो, तो ये फिर इनकी लड़ाई कौन लड़ेगा जो भाई हमसे उम्मीद करके बैठा। चलो वापस अपनी कुर्सियों पे। अगर मेरी फ्लाइट छूटी तो झारखंड के साथियों याद रखना, भीम आर्मी के, फिर बुलाते रहना, नहीं आऊंगा, फिर तभी आऊंगा जब कोई मुसीबत होगी। बैठो अपनी अपनी चेयर पे जाके, चलो वापस चलो जल्दी, तेजी से चलो। इनके अध्यक्ष चलो बीच में जाके कहो उनको कि वो वहां रहे, जल्दी जाओ। बहुत शुक्रिया, इस मोहब्बत के लिए शुक्रिया। हमारा भाईचारा जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। और मुल्क में आज की तहरीक को भी याद रखा जाएगा और आने वाली तहरीकों को भी, जिस दिन हम इनकलाब पैदा करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं बड़ी अदब और एहतराम के शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूं भाई काशिफ रजा जी का और उनके तमाम साथियों का, जिन लोगों ने प्रयास किया कि वो आवाजें जो हक और अधिकार के लिए उठती हैं उनको इकट्ठा किया जाए। मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं उनकी पूरी टीम का कि उन्होंने एक अच्छा प्रयास किया, हमें अवसर दिया यहां आने का और अपनी बात रखने का। और जो संचालक साथी अभी वो कह रहे थे मजमे को लेके, तो मैं बस उनसे ये कहता हूं कि जंग में कागजी अपदात से क्या होता है, जंग में कागजी अपदात से क्या होता है, हौसले लड़ते हैं तादाद से क्या होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन हमारे सब लोग जाग जाएंगे उस दिन शायद मजमू की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी जितने जागे हैं उतने प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया के साथ यहाँ मंच पर तशरीफ फरमा हमारे तमाम सम्मानित साथी जो पूरे मुल्क में अन्याय, अत्याचार, हक अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आवाम को तैयार कर रहे हैं। मैं दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि वो सब यहां मौजूद हैं। वो कौम के भी रहबर हैं और हमारे भी सरपरस्त हैं, क्योंकि मेरे सामने समय की समस्या, मेरे दिल में तो बड़ी इच्छा थी कि आपके साथ लंबे समय तक रहूं, लेकिन समय और समस्याओं के कारण मुझे अपनी बात रख के यहां से जाना पड़ेगा। बस मैं अपने कम समय में ये कहना चाहता हूं कि मैं उस हक की उस हर लड़ाई में, जैसे आप दुआ में कहते हैं ना कि आपकी जायज दुआएं कबूल हो, मैं हक की हर एक लड़ाई में आपके साथ हूं और खून का कतरा भी देने के लिए तैयार हूं, कभी कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। बस अपने नौजवान साथियों से दरखास्त करता हूं कि मेरे जाने के बाद वो अपनी कुर्सियां ना छोड़े, वो यहीं डट कर मेरे जाने के बाद जो लोग हमारे सम्मानित मजमे से खिताब करेंगे उनको सुने, सिर्फ सुने नहीं, उनकी बातों पर अमल करें और जो वो दिल से चाहते हैं उसको करके दिखाएं। यही आज के मुल्क के जो हालात है उसमें करने की जरूरत है। और यही आपका प्यार होगा कि अगर आप अपनी कुर्सी पे मेरे जाने के बाद डटे रहते हैं तो मेरा प्यार और मजबूत हो जाएगा झारखंड के प्रति, जमशेदपुर के प्रति, कि उन्होंने मुझे मेरी बात को माना। सम्मानित साथियों, मुल्क के हालात आज बहुत खराब और हालात मुर्गों जैसी है, जो पकड़ा जाता है वही चिल्लाता है, फड़फड़ाता है, बाकी लोग तमाशा देखते रहते हैं। क्योंकि हम एक बड़े आंदोलन को, एक बड़े लक्ष्य को हासिल करने की तरफ निकले हैं।
मगर हमारे लोगों को लगता है कि वो आसानी से मिल जाएगा, तो मांगने से सिर्फ भीख मिलते, अधिकार छीनने पड़ते हैं। और जिनको छीनना है उनको अपने अंदर ताकत बनानी पड़ेगी, और ताकत एकता से बनेगी, इत्तेहाद से बनेगी। और इस एकता का प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि हमेशा से इस लोकतंत्र में, जब से भारत आजाद हुआ तब से ठगे गए लोग और उससे पहले से ठगे आते लोग, हमारे यहाँ कहावत है कि आजमाए हुए को आजमाना नहीं चाहिए। जिनको आप आजमा चुके उनको आजमाना बंद कीजिए, और जो लोग लड़ते हैं, लड़ना चाहते हैं, लड़ने का हौसला रखते हैं, उनका साथ दीजिए। अगर इस बात को आप अपने दिल में जगह दे दे तो मैं कहता हूं कि इनकलाब में कोई देर नहीं है। देश के अंदर एक ऐसा इनकलाब आएगा कि हर जालिम को जवाब मिलेगा। और मैं राहत इंदौरी साहब की कुछ लाइन लिख के लाया हूं, क्योंकि मैं तो एक सिपाही हूं, वो एक शायर थे, मैं एक सिपाही हूं, लेकिन उनकी वो लाइन आज के नाजुक हालात पे बड़ी फिट बैठती है। और मेरी इच्छा है कि वो लाइनें मैं आपके सामने जरूर रखूं। और मेरे दिल से ये इच्छा थी कि मैं उन लाइनों को आपको जरूर सुनाऊं। गौर कीजिएगा। अभी तो गनीमत है सब्र मेरा, अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं। वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उसे कहो मैं मरा नहीं। वो कह रहा है, ये गौर करना, और ये सच है कि वो कह रहा है कुछ दिनों में मिटाकर रख दूंगा नस्ल तेरी। वो कह रहा है कि कुछ दिनों में मिटाकर रख दूंगा नस्ल तेरी। है उसकी आदत, है उसकी आदत, डरा रहा है मेरी फितरत, डरा नहीं हूं। ना कल डरे, ना आज डरे, और ना डरेंगे। ये मुल्क हमारा, और इस मुल्क में हम स्वाभिमान सम्मान के साथ जिएंगे, हक अधिकार के साथ जिएंगे। मैं समझता हूं कि आज हालात हमारे फेवर में नहीं है, लेकिन हमेशा हालात ऐसे नहीं रहेंगे। जिस दिन हमारे लोग दुश्मन को समझ जाएंगे, दोस्त को समझ जाएंगे, और अपनी जिम्मेदारी को समझ जाएंगे, जिस दिन वो लोग हक अधिकार के लिए लड़ने के लिए आ जाएंगे, मैदान में उतरेंगे, तो मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि दुश्मन में इतनी हिम्मत नहीं कि वो हमारे सामने खड़ा हो जाए। वो भाग खड़ा होगा, वो पीछे से वार करता है, वो धोखे से वार करता है। मैं अपने भीम आर्मी के नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं, जमाना तुम्हारी तरफ देख रहा है, तुम्हारे कंधों में बहुत बड़ी जिम्मेदारी। एक तरफ बांटने वाले लोग हैं, एक तरफ जोड़ने वाले लोग हैं। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि झारखंड में जो एकता होनी चाहिए थी बहुत दिन पहले, जो नहीं बन पाई, जो धर्म जाति के नाम पे बांट के दुश्मन राज कर रहा है, उसको जवाब देने का समय आ गया। ऐसे हालातों में, नाजुक हालातों में लोग उम्मीद करते हैं कि लोग खड़े हों और बाएं फैला के अपने भाइयों का इस्तकबाल करें, स्वागत करें, और एकता बना के एक दूसरे के हाथ पकड़ के साबित करें कि अब हम इनकी बातों में नहीं आने वाले। मैं ये कहना चाहता हूं पूरी जिम्मेदारी से, मेरा तजुर्बा है, मैंने पढ़ा इतिहास को कि मुल्क में कभी दंगे नहीं होते। मैं दंगों का जिक्र नहीं करना चाहता, क्योंकि ये एक षड्यंत्र है। दंगे इसलिए कराए जाते हैं कि जो कौम तरक्की करना चाहती है वो तरक्की से ध्यान हटा के दंगों की तरफ, अपनी सुरक्षा की तरफ सोचती रहे। और दंगे हमेशा ये नेता कराते हैं जिनको दंगों से फायदा होता है। हमें बच के कभी फायदा नहीं हो सकता है, हमें जुड़ के फायदा हो सकता है। ये जमहूरियत है, जिनका वोट है उनका राज होना चाहिए, मगर जिनका वो वोट है उनके हाथ ऐसे फैले हुए हैं। ये दंगे इसलिए कराए जाते हैं कि जिससे नफरत बढ़ती रहे और नफरत के शिकार हम लोग होते रहे।
हमें समझना पड़ेगा। और जिस दिन मेरी समझ में आ, मुझको हजरत मौलाना सज्जन नुमानी साहब जैसे लोगों ने समझाया और बताया कि ये इनके सबके पीछे कौन है, मेरी समझ में आया तो मैंने समझाना शुरू किया। आज हालात ऐसी है कि आज हमारे लोग नहीं लड़ रहे हैं एक दूसरे से। आज उनको समझ आया कि भाई कौन है और दुश्मन कौन है। इस बात को आगे बढ़ाने की देर है और दुश्मन के किसी भी साजिश में, उसके किसी भी झूठी बातों में आने की ना देर। अब उनकी बातों में ना आके अपनी हक अधिकार की लड़ाई को आगे बढ़ाना। मेरे साथियों ने बताया, कहा गया यहाँ विपक्ष की सरकार है। मुझे भी लगा अच्छा कि विपक्ष की सरकार है, यहाँ तो मेरे लोगों के हालात बड़े अच्छे होंगे। लेकिन जब मॉब लिंचिंग का डाटा देखा जाता है तो एहसास होता है कि वो जो केंद्र में सरकार बैठी और यहाँ की सरकार में के कारनामों में कुछ ज्यादा फर्क नहीं। इस सच्चाई को कहना पड़ेगा। मैं अपनी जबान पे ताला नहीं लगा सकता हूं। मैं गुलाम नहीं हूं किसी का और ना ही मैं किसी से जो है मैं किसी के आगे झुकना पसंद करता हूं। सच कहूंगा और सच ये है कि यहाँ की सरकार भी हमें कीड़े मकोड़े समझ रही है। उन्होंने जो वादे किए लोकतंत्र में इस चुनाव से पहले कि हम ये करेंगे, आज उन पे वो काबिल नहीं है। मैं यहाँ की सरकार को भी कह रहा हूं कि वो अपने अंदर बदलाव करें। वो अपने वादों को, जो वादे उन्होंने किए थे आवाम से, उन पे खरा उतरे। वरना उस सरकार का भी सामना करना पड़ा तो सरकार का भी सामना करेंगे, अपने लोगों की आवाज को दबने नहीं देंगे। एक बहुत बड़ी घटना पे आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। यहाँ की छोड़ दो, यहाँ के साथियों ने कल रात से बताया कि परमिशन नहीं दे रहे थे, तो मैंने उनसे कहा कि देखो एक विपक्षी सरकार है जो परमिशन नहीं देती। यहाँ जो बैनर पोस्टर लगाए गए थे उनको फाड़ दिया गया, तो हमने कहा कि उनको बैनर फाड़ने दो, हम उनके घमंड जो है वो फाड़ देंगे, जो घमंड अपने दिल में रखते हैं। हमारा भाईचारा जिंदाबाद था और जिंदाबाद है। लेकिन साथियों, मैं जो इस मंच से कह रहा हूं उस पर अमल होना चाहिए। भारत के सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण पर जो कैप थी, आपके एजेंडे में सबसे पहला मसला आपने रखा है कि ईडब्ल्यूएस का आरक्षण खत्म होना चाहिए। ये गलत है, वास्तविकता में गलत। लेकिन भारत के सुप्रीम कोर्ट में सर्वोच्च न्यायालय ने उसको मान्यता दी और कहा कि आज हमने 50% की कैप खत्म कर दी। मैं इस मंच से कहना चाहता हूं कि मुल्क की तरक्की, मुल्क में रहने वालों की तरक्की, इस आवाम की तरक्की तब होगी जब इस आवाम के लोगों को हक अधिकार मिलेंगे, जब इस आवाम के लोगों को नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा, जमीन मिलेगी, आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे, तब जो है इनके हालात बदलेंगे। तो मैं मानता हूं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। संख्या के आधार पर आरक्षण इस देश में अब लागू होने का समय आ चुका है। चाहे वो मुसलमान की आबादी हो, चाहे वो सिख की आबादी हो, चाहे वो जैन की आबादी हो, चाहे वो दलित की आबादी हो, चाहे वो पिछड़े वर्ग की आबादी हो जिनकी 52% आबादी और झुंझुना 27% का वो भी पूरा नहीं मिलता, उसको लेके घूम रहे हैं। और इसके लिए जरूरत है कि मुल्क में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। जब जातिगत जनगणना होगी तभी पर्दा खुलेगा कि किसकी कितनी संख्या और किसको मिला क्या देश में। आज हमें इस मुल्क में आजाद हुए 70 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन अगर जातिगत जनगणना हो के आंकड़े बाहर आएंगे तो पता लगेगा कि हम पे कितने रोजगार, कितनी नौकरियां, कितनी जमीन है, कितना बिजनेस है, कितनी हिस्सेदारी हमें मिली है हमारे मुल्क में। देश आजाद हुआ, कमजोर कमजोर रह गया, गरीब गरीब रह गया। जिन पे सामाजिक आर्थिक जो ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर है उसके आधार पर जिनको अधिकारों से, पढ़ाई से, अवसरों से वंचित रखा गया, वो इसी हालात में पड़े रहे। और आज भी इसी हालात में कुछ लोगों के भरोसे, जिनको रहबरे कहते हैं, कि उन रहबरों के भरोसे वो जिंदगी बदलेंगे। कोई रहबर जिंदगी नहीं बदलेगा आपकी अगर आप अपनी लड़ाई नहीं लड़ोगे। मैं आपसे अपील करता हूं कि समय आ चुका है, उठ खड़े हो, इंतजार मत करो। ये हक अधिकार का समय है, ये अपने आने वाली पीढ़ियों को जवाब देने का समय है। अगर आज हम लोग चूक गए और मुल्क के आईन, मुल्क के संविधान पे जो खतरा मंडरा रहा है, अगर वो खतरा और मजबूत हुआ तो कल आने वाली पीढ़ी आपसे मुझसे हिसाब मांगेगी।
मैं इस्लाम के मानने वाले लोगों से भी कहना चाहता हूं कि इस मुल्क का पूरे दुनिया में एक ऐसा मुल्क जो सबको बराबर का अधिकार देता है, जिसका संविधान, आज उस संविधान को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। आज हमें एकता बनाने की जरूरत है। जानवर भी समझते हैं, ये जो सम्मानित साथी बैठे हुए हैं, ये गौर करें, जानवर भी समझते हैं कि जब आग लगी हो जंगल में तो सबको एकजुट हो जाना चाहिए, लेकिन आवाम नहीं समझ रही है, क्योंकि जो लोग खुद अपने निजी स्वार्थों में बांट के रखना चाहते हैं, उनको भी जवाब देना पड़ेगा हमारे साथ साथ कि जब इस मुल्क में हमारे अधिकार, हमारा सम्मान, स्वाभिमान दांव पे लग गया था, तब हमारे रहबर क्या कर रहे थे जिनको कौम ने रहबर माना। तो जितनी जिम्मेदारी मेरी है उतनी आप सब लोगों की और उतनी इन सब लोगों की कि हम एक यूनाइट हो, इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान, जैन, सिख, बौद्ध एकजुट भाईचारा बनाए और मिलकर अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़े। संविधान ने तो बहुत कुछ दिया है। संविधान ने अनुसूची 5 दी, इस देश के जल, जंगल, जमीन पे आदिवासी को हक दिया, लेकिन जितनी जमीन वो तैयार करता है वो लूट लेती है सरकारें, और वो बेबस हो जाता है और अपने हक की आवाज उठा तो नक्सली कह के मारा जाता है। ये है मुल्क में हमें मिला है। जो अगर हम अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं तो झूठे मुकदमे, सीबीआई, ईडी की रेड और तमाम तरह के प्रयास करके हमें रोका जाता है। नहीं रुकेंगे, बिल्कुल नहीं रुकेंगे, और तब तक नहीं रुकेंगे जब तक इस गैर बराबरी को उखाड़ के नहीं फेंक देते, जब तक हम लोग आवाम में क्रांति नहीं पैदा करते थे। जैसे हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, जैसे इनके खिलाफ भी लड़ेंगे और इनको भी जवाब देंगे, क्योंकि हमें आज हमसे उम्मीदें की जाती हैं, उन उम्मीदों पे खरे उतरना है। और मैं सरकार से मांग करता हूं, यहां आईबी इंटेलिजेंस के लोग होंगे, एलआईयू के लोग होंगे, पुलिस के लोग होंगे, कहना वजीर आजम से, वजीर आजम ही हुए ना, मुख्यमंत्री, कहना मुख्यमंत्री से कि मॉब लिंचिंग पे 2 महीने के अंदर कानून पास करो, और नहीं करोगे तो फिर करेंगे तुम्हारा भी सामना रांची के मैदान में। आप तैयार हैं? हक की लड़ाई में किसी के लिए कोई समझौता नहीं। आपने वादा किया था मेरे लोगों से, जो भाजपा की सरकार में मॉब लिंचिंग होती है वही है आपकी सरकार में, और फिर आपका क्या फायदा, मुझे बताइए। हटा देंगे। अगर नहीं सुधरोगे तो आपके सामने भी लड़ेंगे संवैधानिक रूप से, लेकिन जवाब देना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी, आपने जो वादे किए थे कि हम करेंगे, और हम करेंगे, कब करेंगे? बीच में भी आपकी सरकार से डावाडोल हो रही थी, आपके कर्मों की वजह से। हमारे लोगों ने तो पूरा इंतजाम किया था कि आप बैठे रहें कुर्सी पे। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे जो मुद्दे यहां की इस अधिकार रैली ने रखे हैं, उनको आप अपने जहन से, अपने साथियों के साथ मिलकर उनको अमल में लाएं और उन पे कुछ अच्छा करके दिखाएं। और आपसे कहना चाहता हूं, मैं तो नाउम्मीद हूं इन लोगों से। उसका कारण कि हमेशा ठगे गए और फिर उम्मीद करके बैठते, फिर ठगे जाते हैं। तो मैं नाउम्मीद उन लोगों से हूं, लेकिन आपसे नहीं। आपसे कहना चाहता हूं कि इस लड़ाई में अब समय आ चुका है एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ने का, और मैं निराश नहीं करूंगा आपको। मेरा वादा है, मैं यहां समाज से वादा कर रहा हूं, निराश नहीं करूंगा। आप 1 कदम चलोगे तो 100 कदम चलूंगा, आप 100 कदम चलोगे तो 1 लाख कदम चलूंगा, और आप नहीं भी चलोगे तो भी जब आपकी तरफ कोई आंख उठेगी उसको जवाब देने के लिए आपका भाई आपके साथ खड़ा रहेगा, पूरी जिम्मेदारी के साथ। बस अमल में लाइए और अपनी जिम्मेदारी को समझिए। समय किसी के लिए नहीं रुकेगा, ना मेरे लिए, ना आपके लिए। कल हम सबको जाना है, ये निजाम जो आया है उसको जाना है, लेकिन दुनिया क्यों याद रखे आपको, मुझे बताओ। यहां इंसान भी पैदा होते हैं और जानवर भी पैदा होते हैं, लोग अपने लिए भी जीते हैं। याद उसको किया जाता है जो दूसरों के लिए जीता है। तो दूसरों के लिए, यानी कि दूसरे भी, वो दूसरों में भी अपने जो उम्मीद करके बैठे कोई हमारे लिए लड़ेगा, कोई बोलेगा। ऐसे हालातों में एक शायरी हमारे साथी अधूरी छोड़ गए हैं, उस शायरी को भी पूरा कर देता हूं कि ये सूरज चांद सितारे मेरे साथ में रहे, ये सूरज चांद सितारे मेरे साथ में रहे, जब तक आपके हाथ मेरे हाथ में रहे।
और खाक से टूटकर गिर जाए वो पत्ते नहीं है। हम आंधियों से कह दो औकात में रहे। ये अभी मेरी गाड़ी पे 2 दिन पहले एक जगह हमला किया गया। उनको लगता है डर जाऊंगा। याद कर रखना कि डर जाऊंगा तो मर जाऊंगा। आजाद जिया हूं, आजाद मरूंगा। ये मुल्क मेरा है और इस मुल्क की तरक्की के लिए, इस मुल्क में रहने वाले अपने लोगों के लिए अगर कोई कीमत चुकानी पड़ी तो तैयार हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय जोहार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। वापिस आओ, वापिस। देखो जब तक नहीं जाऊंगा, मेरी फ्लाइट ही तो छूटेगी जब तक आप लोग अपनी कुर्सियों पे नहीं आओगे। जो वादा खिलाफी होगी फिर मोहब्बत टूट जाएगी। वापिस आइए। आज यही मोहब्बत है, यही दिखानी है। आप सब लोग वापिस आइए, वापिस अपनी जगह पे। अगर आप नहीं आएंगे तो मैं नहीं जाऊंगा, मेरा नुकसान होगा तो आप देख लो। मैं जबान का बड़ा पाबंद हूं और वो इतनी करता हूं जितनी कर सकता हूं। वापिस आइए अपनी जगहों पे। जब तक हमारे बड़े यहां नहीं बोलेंगे, जब तक ये मजमा समाप्त नहीं होगा, तब तक आप अपनी कुर्सियां नहीं छोड़ोगे। चलो अपनी अपनी कुर्सियों पे वापस। मेरा अनुभव है, मुझे पता है ना, तुम लोग मेरे जाने के बाद इधर उधर हो जाते हो, तो ये फिर इनकी लड़ाई कौन लड़ेगा जो भाई हमसे उम्मीद करके बैठा। चलो वापस अपनी कुर्सियों पे। अगर मेरी फ्लाइट छूटी तो झारखंड के साथियों याद रखना, भीम आर्मी के, फिर बुलाते रहना, नहीं आऊंगा, फिर तभी आऊंगा जब कोई मुसीबत होगी। बैठो अपनी अपनी चेयर पे जाके, चलो वापस चलो जल्दी, तेजी से चलो। इनके अध्यक्ष चलो बीच में जाके कहो उनको कि वो वहां रहे, जल्दी जाओ। बहुत शुक्रिया, इस मोहब्बत के लिए शुक्रिया। हमारा भाईचारा जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। और मुल्क में आज की तहरीक को भी याद रखा जाएगा और आने वाली तहरीकों को भी, जिस दिन हम इनकलाब पैदा करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं बड़ी अदब और एहतराम के